हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जयप्रकाश नारायण के प्रसिद्ध विचार संपूर्ण क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से संबंधित विचार सामाजिक परिवर्तन पर गांधीवादी दृष्टिकोण का ही एक प्रकार से विस्तार है। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और सीमा क्षेत्र की परिभाषा देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। संपूर्ण क्रांति का तात्पर्य यह है कि जीवन के किसी एक क्षेत्र में नहीं परिवर्तन नहीं, बल्कि सारे जीवन से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र यानी टोटलिटी में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, वैचारिक हो, सांस्कृतिक हो। हर क्षेत्र में मनुष्य के से संबंधित क्षेत्र में तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आनी चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि सोवियत संघ में समाजवाद सत्तारूढ़ गुटों के बीच शक्ति के संघर्ष में बदल गया है। इस विकृत और भ्रष्ट समाजवाद ने वहां राजनीतिक शक्ति के भारी जमाव के साथ साथ आर्थिक शक्ति को भी एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया है। समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद का यह घिनौना रूप हमें यह चेतावनी देता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद को सार्थक करने के लिए आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानांतरण सर्वथा आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना यह व्यक्त करती है कि केवल शासन व्यवस्था को बदल देने या एक सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित कर देने से समाज का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण समाज व्यवस्था को बदलना होगा। आर्थिक विषमता और सामाजिक भेदभाव को जड़ से मिटाना होगा। इस परिवर्तन को गति देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने युवा शक्ति का आह्वान किया, जिसे जन शक्ति को अपने साथ लेकर राज्य शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। इस मामले में, इस परिप्रेक्ष्य में जयप्रकाश नारायण गांधी जी से प्रभावित थे। गांधी जी के अनुसार क्रांतिकारी विचार ही पर्याप्त नहीं है। गांधी जी ने प्राथमिक रूप से इस बात पर बल दिया कि समाज में परिवर्तन लाने से पूर्व व्यक्ति को स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। गांधी जी का अनुसरण करते हुए जयप्रकाश नारायण ने भी सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने आचार एवं विचार में परिवर्तन लाने को कहा। इसी में उनका संपूर्ण क्रांति का सारा दर्शन छिपा था। इस प्रकार गांधी जी तथा जयप्रकाश नारायण दोनों ने ही क्रांति के अर्थ को अत्यंत बृहत बना दिया। 5 जून 1975 को पटना स्थित गांधी मैदान में लगभग 5 लाख की भीड़ को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्ट सरकार, बुरी अर्थव्यवस्था तथा जाति प्रथा के दोषों से समाज को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी कार्यक्रम का आरंभ किया। उनके शब्दों में, मैं आपके समक्ष एक क्रांतिकारी कार्यक्रम रख रहा हूं। यह एक संपूर्ण क्रांति है। हम यहाँ सिर्फ विधानसभा को भंग करने के ही उद्देश्य से एकत्र नहीं हुए हैं। वह तो हमारी यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। हमें तो बहुत लंबी दूरी तय करनी है। स्वतंत्रता के 27 वर्षों के बाद भी इस देश की जनता भूख, महंगाई तथा भ्रष्टाचार से पीड़ित है। कोई भी कार्य बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। जनता सभी प्रकार के अन्याय से त्रस्त है। हमारे शिक्षा संस्थान भ्रष्ट हैं। हजारों युवा विद्यार्थियों का जीवन अधर में लटका है। वे अंधकारमय भविष्य का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक दिन बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। गरीबी हटाओ का नारा तो दिया गया है, परंतु गरीबी बढ़ती जा रही है। गरीबों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भूमिहीन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। छोटे किसान निर्धनता तथा बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। अतः हम एक संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, उससे कम कुछ भी नहीं। इसके लिए जयप्रकाश नारायण ने एक ठोस योजना का प्रारूप भी प्रस्तुत किया। जैसे जो उन्होंने प्रारूप प्रस्तुत किया, उसका पहला बिंदु है विधानसभाओं को भंग करना। दूसरा बिंदु है सरकार के कार्यकलापों को ठप करना। तीसरा बिंदु है
विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को 1 वर्ष के लिए बंद करना। चौथा बिंदु है लोगों को संगठित करना तथा लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठनों को चलाना। 5वां बिंदु है निर्धनों तथा दुर्बलों की समस्याओं का समाधान करना। 6ठा बिंदु है समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार करना। जयप्रकाश नारायण ने इस मुहिम को 1942 के आंदोलन की पुनरावृत्ति की संज्ञा दी। उन्होंने विद्यार्थियों से 1 वर्ष के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर संकटग्रस्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोग करने को कहा। जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, गांधी जी ने लोगों से असहयोग करने को कहा। मैं सिर्फ 1 वर्ष मांगता हूं, अगर आप 1 वर्ष भी नहीं दे सकते हैं तब कुछ भी नहीं हो सकेगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति से समाज तथा व्यक्ति के जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में, उनका आंदोलन सिर्फ सरकार परिवर्तन में ही विश्वास नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में समाज परिवर्तन चाहता है। जयप्रकाश नारायण ने 7 क्षेत्रों में क्रांति की एक सम्मिलित योजना प्रस्तुत की, जिसका सफल क्रियान्वयन व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक सृजनात्मकता, नैतिक स्वायत्तता तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। उनके अनुसार संपूर्ण क्रांति मानव जीवन के 7 भिन्न क्षेत्रों को अपने में समाहित करती है। ये क्षेत्र हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक अथवा बौद्धिक, शिक्षा तथा आध्यात्मिक। संपूर्ण क्रांति की जड़ें जयप्रकाश नारायण के लगभग आधी शताब्दी लंबे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में निर्मित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा घोषणा पत्रों में पाई जा सकती है। 1953 में जेपी जवाहरलाल वार्ता के समय उनके द्वारा निर्मित 14 सूत्री कार्यक्रम में भी संपूर्ण क्रांति से संबंधित मुख्य विचारों के बीज पाए जा सकते हैं। संपूर्ण क्रांति के विभिन्न पहलुओं में निहित मुद्दों, मांगों, पद्धतियों तथा तकनीकों का बहुत सारे बिंदु हैं, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वैचारिक हो, शिक्षा तथा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी जयप्रकाश नारायण के विचारधारा, इस संपूर्ण क्रांति की विचारधारा यह जोड़ देती है कि केवल राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक परिवर्तन कर देने से ही समाज में बदलाव नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि मनुष्य के जीवन से संबंधित हर क्षेत्र में, हर जो मनुष्य का जीवन से संबंधित जो प्रत्येक आयाम है उसमें परिवर्तन आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, तभी एक अच्छे और सुनहले भविष्य का, मनुष्य के भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक अच्छे और एक सुनहले भविष्य के, सुनहले भारत के निर्माण करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण के जीवन का संपूर्ण क्रांति का काल उनके भूदान आंदोलन के दिनों के पूर्व के आक्रामक तेवर तथा गतिशील की ओर अधिक प्रबल बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1954 से 1973 तक के 2 दशकों का समय सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक प्रयोग के वर्ष थे। संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत समाजवादी क्रांतिकारी गतिशीलता तथा सर्वोदय युग के कृषि ग्रामीण यथार्थ का सम्मिश्रण था। संपूर्ण क्रांति का दर्शन एवं तकनीकी वास्तव में व्यापक तथा संपूर्ण है। यह संपूर्ण इसलिए है कि यह बहुआयामी है। यह उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में सामूल परिवर्तन की परिकल्पना करता है। यह गरीबी हटाने के साथ साथ शक्ति प्राप्ति की होड़ को भी समाप्त करना चाहता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के कार्यक्रमों की सफलता हेतु आंदोलनात्मक तथा संरचनात्मक तकनीकों को अपनाने के साथ साथ प्रचार एवं सूचना प्राप्त करने की भी बात कही। यह वास्तव में सामाजिक क्रांति तथा समाज परिवर्तन का गांधीवादी विकल्प था। यह समाज के प्रत्येक भाग एवं क्षेत्र में अहिंसात्मक एवं लोकतांत्रिक संघर्ष का वैज्ञानिक दर्शन है। जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, अगर लोकतंत्र सिर्फ चुनाव
विधि निर्माण, योजना एवं प्रशासनिक कार्यों तक सिमट कर रह गया हो, तब जनता को सीधी कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सत्याग्रह का एक व्यापक अर्थ में प्रयोग करना चाहिए, जिसका अव्यक्त अर्थ है आत्म परिवर्तन। जयप्रकाश नारायण का मानवतावाद एक विवाद रहित विषय है। उनके मानवतावादी विचारों तथा पद्धतियों ने चंबल घाटी के कई भयानक दस्युओं डाकुओं को भी उनके सामने हथियार डालने पर विवश कर दिया। साम्राज्यवादी राजनीतिक आधिपत्य तथा सामंतशाही से जनता को मुक्ति दिलाने की दिशा में समाजवादी विचारधारा को उन्मुख कराने का उनका प्रयास सराहनीय है। उनका राजनीति का त्याग कर जीवनदायिनी के रूप में नई भूमिका निभाने का अपना एक अलग महत्व था। वास्तव में उनका नव समाजवाद, जो गांधी जी तथा विनोबा भावे के जन सेवा के तरीकों का मिश्रण था, न सिर्फ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान का दर्शन था, बल्कि भारतीयों के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में एक ईमानदार प्रयास था। उनके जीवन का संपूर्ण क्रांतिकाल 1974 से 1979 उनके व्यक्तित्व की विशालता एवं करिश्माई शक्ति को प्रदर्शित करता है। आर्थिक पुनर्रचना तथा केंद्रीय सत्ता पर से कांग्रेस के एकाधिकार को समाप्त करने में युवा शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने अपनी विशाल संगठनात्मक तथा संरचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। वास्तव में वे गांधी जी के बाद सबसे बड़े जन नेता थे। एक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विचारक के रूप में जयप्रकाश नारायण सदा समाज विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए रहेंगे। धन्यवाद।